नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटल फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आजकल बसंत की आहट कार्यक्रम चल रहा है 8 मार्च से, जिसमें हम पुरुष रचनाकारों की जेंडर संवेदी रचनाएं या उसका स्त्री सरोकारों से संबंधित जो उनके रचनाएं हैं उनका पाठ और पुरुष दृष्टि से स्त्रियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं इतने दिनों से लगातार। तो उसी क्रम में ये बसंत की आहट की 8वीं कड़ी है, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रसिद्ध कथाकार पंकज मित्र जी। पंकज मित्र जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ विदुष बैटल फेसबुक पेज में। और साथ में हमारे जुड़ रहे हैं सुप्रसिद्ध कथाकार टेकचंद जी। टेकचंद जी, आपका स्वागत है विदुष बैटल फेसबुक पेज में। थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं उनका कहानी पाठ से पहले। पंकज मित्र जी आकाशवाणी जमशेदपुर में कार्यक्रम अधिशासी हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार इनके खाते में हैं। इनके 4 कथा संग्रह, क्विज मास्टर, हुडक लुल्लू, जिद्दी रेडियो और बाशिंदा @ तीसरी दुनिया, आपको नाम पढ़ के काफी मजा आ गया होगा शायद। ये कहानी संग्रह इनके हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख दिखते रहते हैं। टेकचंद जी श्रद्धानंद कॉलेज के हिंदी विभाग में अध्यापनरत हैं और इनके 3 कहानी संग्रह, दौड़ तथा अन्य कहानियां, मोर का पंख तथा अन्य कहानियां, मोक्ष तथा अन्य उपन्यास से उपन्यासिका दाई प्रकाशित हो चुकी है। विभिन्न समारोहों में, सेमिनारों में और पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं हमें लगातार दिखते रहती हैं। मैं दोनों का ही बहुत आदर के साथ दोनों का स्वागत करती हूँ। पहले हम टेकचंद जी से कहानी पाठ सुनेंगे, फिर उसके बाद पंकज मित्र जी कहानी सुनाएंगे। तो टेकचंद जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी आवाज आपको आ रही होगी? आ रही है तो आप बताएं। हाँ, मुझे आवाज ठीक पहुंच रही है? जी। शुक्रिया आपका और आपके मंच का और सभी साथियों का जो अपने व्यस्त समय में से हमें सुन रहे हैं। ज्यादा भूमिका की बात नहीं है। मेरी कहानी का शीर्षक है एटीएम, और ये कहानी 2014 के अपेक्षा जनवरी जून अंक में छपी थी, जिनके संपादक प्रोफेसर तेज सिंह थे। और ये तब कहानी आई थी, और अब तो पेमेंट करने के और बहुत सारे साधन हो गए हैं, लेकिन उस वक्त एटीएम महत्वपूर्ण था। तो एटीएम शीर्षक से कहानी है, और ये एक दलित स्त्री के संघर्ष को दिखाती है, और वो घर के ही अंदर उसको कितना जूझना पड़ता है ये दिखा रही है। कहानी का पाठ करता हूँ, शुरू कर देता हूँ बिना किसी भूमिका के। एटीएम। शादी ब्याह करवाने में मध्यस्थ की भूमिका एक समय तक नाई निभाते थे। देश के कई क्षेत्रों में आज भी नाई यह काम बखूबी निभा रहे हैं। साथ ही जीवनसाथी.com भी हद छोड़ बेहद जाकर दुर्गम दूरियों तक रिश्तों के तार जोड़ रहा है। दिल्ली में आदिम और आधुनिक संस्कृतियों का एक साथ निर्वाह हो रहा है। एक तरफ सूचना तकनीक, इंटरनेट, वैवाहिक साइट्स, मैट्रिमोनियल्स से रिश्ते बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली देहात में आज भी बिचौले यानी मध्यस्थ की भूमिका समाप्त नहीं हुई है। अधिकांशतः पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त लोग समाज सेवा के इन सांस्कृतिक कार्यों को संपन्न करवाते हैं। वर वधू पक्ष के छिपाने बताने वाले तथ्यों से ये लोग बखूबी परिचित होते हैं, बस गोत्र ना मिले। हर पक्ष के 4-4, 5-5 गोत्र, भाईचारा वगैरह। मैट्रिमोनियल या जीवनसाथी.com पर बेशक तथ्य छिपाकर प्रोफाइल डाल दो, मगर बिचौले में दो जो दिलजमी, तसल्ली और रिश्तों का लिहाज होता है, वह आज भी कायम है। जीवन से संतुष्ट, पारिवारिक दायित्वों से मुक्त भूप सिंह ने अपने वाकपटु स्वभाव के कारण ढेरों रिश्ते करवाए थे। ठीक ठाक जोट मिलवाने में वह दूर दूर तक रिश्तेदारियों में मशहूर था। देखो चौ साहब, अब ये दृश्य देखो चौ साहब, जब वो अपनी बात कहता तो सब गौर से सुनते। जब थारा छोरा जल बोर्ड में नौकर से, तो इनकी छोरी भी बीएड कर रही थी। वह वर पक्ष के चेहरे को गौर से पढ़ता, साथ ही झुर्रियों भावों में छिपे लालच को भी भांप लेता। छोरी ने टेस्ट पर पास कर लिया से, आज ना तो काल मास्टर लग गए।
तुरुप का पत्ता सा फेंक कर वह प्लेट में रखी नमकीन खाने लगता। दूसरे हाथ की तर्जनी से चाय पर आ गई मलाई को कप के अंदरूनी किनारे से चिपका देता। इस बीच वर पक्ष की मुखिया महिला, माँ, दादी, भाभी, चाची वगैरह मास्टरनी की तनख्वाह और आस पड़ोस व रिश्तेदारियों से मिलने वाली ईर्ष्या भरी प्रशंसा का हिसाब किताब लगा चुकी हो। अब उन्हें हड़बड़ाहट नहीं थी कि बैठक में दिखाया जा रहा लड़की का फोटो कब भीतर जनान खाने में आएगा। फोटो और शिकल के धर के चाटे जब गुण ना होता, लड़के की माँ कहती। ठीक कहे जी, लड़के की चाची इतनी महत्वपूर्ण उक्ति का समर्थन करती। इस छोटे के छोरे के बहू ने देख लो, खालड़ा यानी कि खाले बुरा से बीए करी और काम भी ना आई ऊपर से। ठीक कह बहन, लड़के की ताई भी सुर में सुर मिलाकर सूरत और सीरत के विमर्श में ऐतिहासिक भूमिका निभाती। वो कहावत है ना कि दिखण का पलू उजला बीच खुला बम्बाड़, सो सुनार की पर यह एक लोहार की होती। सबके मन की बातें भूप सिंह समझ जाता। फुसफुसाहटों को वह मुनादी की तरह दर्ज करता। वह जान चुका था कि आजकल के रिश्तों में लड़के लड़की का एक दूसरे की तोड़ के हो ना हो, कमाई में जोड़ के होना जरूरी है। गोत्र, बाप और गांव गुहाड़, कुछ गांव में भाईचारा मानकर रिश्ता नहीं किया जाता। उनकी हदबंदियां नौकरी वाली छोकरी के समीकरण से टूटने छूटने लगी थी। दादी परदादी के गोत्रों के अलावा आमने सामने व भाईचारे के गोत्रों पर अड़कर अच्छा रिश्ता छोड़ने के दिन लदते जा रहे थे। फिर छोड़ो भी, यदि दूर दराज का कोई रिश्ता या गोत्र आड़े आता तो लड़के का बाप सुट्टा मारते हुए फरमान सा जारी करता, खजान का के हमने ठेका ले रखा है। उसकी मारके लाग सब हैरानी से मुंह ताकते। घर परिवार में बात बात पर सबसे ज्यादा आंट यानी गांठ या अड़ जाना लगाने वाला अजीब बात कर रहा है। वहां मौजूद उस पिता की आंखों में उम्मीद भरी चमक आ जाती जिसकी लड़की का रिश्ता लेकर भूप सिंह यहाँ आया है। सब हैरानी से मुंह ताकते। घर परिवार में बात बात पर सबसे ज्यादा आंट यानी का, हाँ ये बात हो चुकी है। हाँ जी, मारा किसी आंट, सबके चेहरों से दुविधा के भाव छट जाते। तब तक औरतों के हाथों में लड़की के फोटो आ चुके होते जिन्हें वे बदल 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 कर देख रही होती। ए बैठी और तो चौकी लग गए, एक कहती। ना एक किताब लेकर खड़ी और भी मास्टरनी लाके से दूसरी दूसरे फोटो को देख कर कहती। विमर्श को आगे बढ़ाती। तब तक लड़के की ताई खिसक चुकी होती, अपनी नालायक बहू और हीरा लड़के की तुलना करती हुई। महाराज सस्ते में लूट लिया, ना सो सुभाष बिचौले का। अन्य औरतें उसकी पीड़ा समझकर कनखियों से एक दूसरे को देख मुस्कुरा रही थी। अब वे भी लड़की देखने और खजान की घरवाली से कुएं जोड़ पर होने वाली संभावित मुठभेड़ को तैयार थे। भूप सिंह की बेचैनी और ध्यान को भंग किया मोबाइल पर बजने वाली धुन ने। छोटे बच्चे के हंसने की यह धुन उसके पोते पोतियों ने भर रखी थी। क्षण भर की खिलखिलाहट भरी हंसी के बाद उसने फोन कान पर लगाकर जोर से कहा, हाँ जी चो साहब। फोन पर बच्चे की खिलखिलाहट से आकृष्ट हो बस में बैठे जो लोग भूप सिंह को देखने लगे थे अपने अपने ध्यान में फिर लग गए। भूप सिंह भी अपनी तेज आवाज पर झेपा, थोड़ा आहिस्ता बोला, चो साहब ऐसा करो, 5 मिनट में थारे गांव के स्टैंड पे आ जाऊंगा, छोरे ने भेज दो कि आप आ रहे सो स्कूटी लेकर। ठीक से चो साहब, मैं बस यो आया, कहकर भूप सिंह ने फोन का जवाहर कट जैकेट की जेब में रखा। उसने बस में निगाह दौड़ाई। सफेद पैंट शर्ट, काली जैकेट और काली जूती में वे नेता सा लग रहा था। भूरे रंग की एक लोई भी उसने कंधे पर डाल रखी है। उसे एहसास हुआ कि जैसे वह एक वीआईपी है। गुमान के साथ उसका हाथ जवाहर कट जैकेट की नीचे वाली जेब में रखी बीड़ी माचिस पर चला गया। फिर स्टैंड करीब आता देख बीड़ी माचिस जेब में छोड़ दी और झटके से खड़े होकर बस की छत का डंडा पकड़ लिया। वह अपने सफेद बुग कपड़ों और काली चमकती जूतियों को दूसरी सवारियों के पांव, मैली चीकट बोरियों, कट्टों थैलों से बचाने की कोशिश कर रहा था। सुबह 11 बजे का समय था। ज्यादातर ग्रामीण मंडी से अपनी जरूरत की सब्जी फल वगैरह लेकर आ रहे थे। भूप सिंह स्टैंड पर उतरा तो देखा स्टैंड से थोड़ा हटकर चाय की गुमटी पर खड़ा लड़के का पता बीड़ी के सुट्टे मार रहा था। दोनों की आंखें मिली। भूप सिंह मुस्कुराया। लड़के के बाप ने उसकी हंसी का अनुमोदन भर किया। भूप सिंह ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। लड़के के पिता ने दोनों हाथों में उसका हाथ लिया। भूप सिंह समझ गया मामला गंभीर है, सारी बातें लड़की वालों के सामने नहीं हो सकती, इसीलिए वह स्टैंड पर आया। 2 चाय बना दे रहे स्पेशल, कहकर लड़के के बाप ने स्कूटी को स्टैंड के पास लगा दिया। कई छोटे छोटे गांवों के बीच यह एक मंझोला सा गांव था। लोग यहीं से बस पकड़ते व सामान शुल्क खरीदते। ठीक ठाक आबादी को संभाले यह गांव कस्बे की भूमिका निभा रहा था।
चाय वाले के आसपास दो चार चार की टोलियों में लोग ताश खेल रहे थे। अधेड़ बुजुर्ग, चाचा भतीजा, चचेरे भाई, सब तरह की जोड़ियां जमी हुई थी। बस जोड़ीदार मिले और दो दो बाजी हो जाए। यहाँ वहां से ईंटें जुटाकर लोग उन पर टिके हुए थे। लड़के के बाप ने भी दो ईंटें जुगाड़ी और सड़क से उतरकर एक खेत के गंजे से कोने की साफ सी जगह में आमने सामने रख दी। एक पर स्वयं बैठकर, दूसरी पर भूप सिंह को बैठने का इशारा कर किया। एक साथ दो बीड़ी सुलगाई, एक खुद पीने लगा और दूसरी भूप सिंह को पकड़ा दी। बैठो चौ साहब। भूप सिंह ने ईंट पर बैठते बैठते बीड़ी थाम ली। औपचारिक बातों के बाद चाय भी आ गई। लड़के के बाप ने भूप सिंह को जो फीडबैक दिया, उसका लब्बो लुबाब यह था कि भूप सिंह ने जिस लड़की से उसके लड़के का रिश्ता करवाया था, उस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। भूप सिंह उलझन में था। लड़की और उसका घर परिवार तो उसका ठीक से देखा भाला था। उसकी अनुभवी आंखों ने लड़की को परख लिया था। फिर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसी उधेड़ बुन में भूप सिंह लड़के के बाप की स्कूटी पर बैठा उनके घर की तरफ चला जा रहा था। लड़की वाले भी आ चुके होंगे। उनसे कैसे बात करूंगा, क्या कहूंगा, सोचता हुआ भूप सिंह स्कूटी पर बैठा गांव की तंग गलियों में इश्कोले खाता जा रहा था। पूरी बैठक भरी हुई थी। लड़की का बाप, भाई और दो तीन बड़े बूढ़े आए हुए थे। लड़के के चाचा ताऊ, दादा दादी भी जमे थे। मर्द बैठक में विराजे थे तो महिलाएं आंगन और रसोई में जमी थी। भूप सिंह ने सब पर निगाह दौड़ाई और दोनों हाथों को जोड़ नमस्ते की। बैठक का यह हॉल टाइप कमरा गली से आंगन तक था। दो दरवाजे थे, एक गली में खुलता था तो दूसरा आंगन में। बैठक से सटी हुई रसोई थी, जिसका दरवाजा बैठक के दरवाजे से लगकर खुला था। बैठक और रसोई के बीच 4 इंच की दीवार थी। इसी दीवार में रसोई की सर्विस विंडो थी, जो बैठक में खुलती थी। इसी सर्विस विंडो पर लड़के की बहन ने कब्जा कर रखा था। यहां से वह बैठक में चलने वाली कार्रवाई और उसके प्रभाव स्वरूप रसोई में काम करती भाभी के चेहरे पर आने वाले भावों का अध्ययन कर सकते थे। यह उसकी फेवरेट जगह थी। लड़के की मां आंगन में खुलने वाले दरवाजे से पीठ सटाए छोटी मूढ़ी पर बैठी थी। भूप सिंह ने हल्के से मुस्कुराकर नमस्ते की तो निर्लिप्त भाव से उसने नमस्ते ली। मानो ज्यादा मुस्कुराकर नमस्ते स्वीकार कर ली तो इस महीने का बिजली बिल बढ़कर आएगा। राम राम चौधरी जी। भूप सिंह की आवाज सुनकर शाल और लुगड़े में लिपटा एक और चेहरा प्रकट हुआ। लड़की की माँ। लड़के की माँ के पीछे आंगन में पटड़े पर बैठी। एक तरफ से रसोई और बैठक को लगाने वाली दीवार और दोनों के दरवाजों के बीच 4 इंच की दीवार से पीठ सब लगाकर मुंह ढका था, लेकिन आंखें रोई रोई सी थी। भाव ऐसे जैसे सैकड़ों जूते पड़े हो। उम्मीद भरी निगाहों से उसने भूप सिंह को हाथ जोड़कर नमस्ते की। माँ के पीछे बेटी भी दिखाई दी। हल्के पारदर्शी घूंघट में से उसके शिकायत भरे भाव दिखाई पड़ रहे थे। ट्रे में पानी का गिलास लेकर उसने आगे बढ़ाया। उसकी माँ ने उसे रास्ता दिया। सास ने ऊंची मोढ़ी पर बैठे बैठे देह को मोड़ लिया, पर पांव नहीं हटाए। बहू बैठक में नहीं जा सकी। सास ने ट्रे उसके हाथ से लेकर लड़के को दे दी। लड़के ने आगे बढ़कर भूप सिंह की तरफ ट्रे बढ़ा दी। हिचकिचाते हुए भूप सिंह ने गिलास उठा लिया, ऐसे जैसे गले में अजगर डाले पैसा मांगने वाले के अजगर पर हाथ फिराया हो। और सुना चो साहब, लड़के का ताऊ बोला। बालक तो ठीक ठाक है, कहकर उसने हुक्का गुड़गुड़ाया। जी, बस ठीक ठाक है, परमात्मा की मेहर से, जवाब देकर भूप सिंह सोफे पर बैठ गया। पानी का गिलास उसके हाथ में ही था। एक संभावित से तनाव के लिए वह तैयार था। चाह लाइए बेटे, लड़के का बाप रसोई तक जा सकने वाली आवाज में बोला। बेटे संबोधन बहू के लिए था। अब तक भूप सिंह के इंतजार में सभी दो दो बार चाय पी चुके थे। रसोई में मौजूद बहू ने फटाफट पतीले में पहले की बची चाय पत्ती और अदरक में 2 कप दूध डालकर गैस ऑन कर दिया। जी बस चो साहब, चाह रहने दो। भूप सिंह इतना कहना चाह रहा था, लेकिन स्टैंड पर पी हुई चाय की बात वह दबा गया। वह लड़की वालों का जी छोटा नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। ऐसी खामोशी जिसके आगे पीछे तनाव भरी स्थितियां जुड़ी हुई। रसोई में काम करती बहू की चूड़ियों की छनछनाहट और बर्तनों की टन इस अभेद सी खामोशी में बार बार सेंध लगा रही थी। इच्छा अनिच्छा के बावजूद भूप सिंह न चाय पी पा रहा था, न छोड़ पा रहा था। स्टील की प्लेटों में रखे नमकीन और बिस्कुटों पर मक्खियां भी मिना जाती, जिन्हें सोफे पर बैठा लड़का जब तब अखबार से हवा करके उड़ा देता। चो साहब, लड़के के पिता ने ही चुप्पी तोड़ तनाव का सिरा पकड़ा। जीप तैयो ब्याह होया से, फिर गला साफ किया। हमने तो टाइम पे टूक यानी कि रोटी को न मिले। फिर लंबा चौड़ा विवरण, जिसे लड़की के बाप ने दिल पे पत्थर रखकर सुना। माँ ने डूबते मन से, तो लड़की ने कसमसाते हुए सुना।
लड़के की माँ तैश में थी। लड़के का तब गुरु गंभीर बना हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। लड़के के बाप ने बहू की सुबह से शाम तक की दिनचर्या को कुशल कहानीकार और सफल जासूस की तरह सुनाया। सार रूप में अंतिम वाक्य इस प्रकार थे। चो साहब नौकरी लागी और बहू था हमने भी तक कोई फायदा ना होया। सारी हाणे इस मोबाइल ने कान पर लगा ही रहे थे। सास ने भी बात में कुछ हल्ला जोड़ा। नौकरी तो गांव में और भी बहू लाग रही है। यो के न्यारी प्रिंसिपल लाग रही है। लड़के की बहन ने परंपरा निर्वाह का दायित्व निभाया। हर तीसरे दिन एजुकेशन जोन के नाम पर शहर जा ही रहा है। पीड़ित पति ने अपने प्रतिवर्ती की उपेक्षा का वर्णन किया। कदे धरना दे, कदे ट्रेनिंग, इलेक्शन ड्यूटी और शनिचर शुक्र ने बिना बताए अपने घर चली जा। यहाँ भी पत्नी की कमाई यहाँ वहां लगने की बात थी। और लोग कमाई का हिसाब चाहते थे, तो पति कमाई के साथ साथ समय का भी हिसाब चाहता था। सारी बातें लड़की का बाप ऐसे सुन रहा था जैसे भारी अदालत में पुख्ता सबूतों के आधार पर आरोप साबित हो चुके हों। लड़की पैदा करने, उसे पढ़ा लिखा कर पांव पर खड़ा करने के आरोप, जाति बिरादरी गोत्र भाईचारे का लिहाज कर रिश्ता करने के आरोप। लड़की की माँ बाएं मुड़कर एक बार रसोई में बेटी को देख लेती तो दाएं मुड़कर बैठक में झांक लेती। चोर जननी किसी स्थिति हो गई थी उसकी भी। मुंह पर घूंघट नुमा ढांठा बांधा था जिसमें से आंखें नजर आ रही थी, जो कभी विस्मय से फैल जाती तो कभी भर आती। कभी कभी उनमें बेबसी वाला गुस्सा भी तैर जाता। वह अपनी बात, जो बेटी की ही बात थी, कहने को बेचैन थी, लेकिन मार सिखाए बैठे पति को देख खुद को रोक जाती। रसोई में काम कर रही लड़की से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धोकर बर्तनों को रखने की आवाजें पटकने वाली आवाजों में तब्दील होने लगी। उठापटक की आवाजें बैठक में हो रही शांति शिखर वार्ता के लिए सशस्त्र विद्रोह की धमकी लगने लगी। वर पक्ष में आंखों ही आंखों क्षणांश भर में प्रस्ताव सा प्रस्तुत, अनुमोदित और पारित हुआ। लड़का तेजी से उठकर रसोई की तरफ बढ़ा। सभा सख्ते में लड़के की मां को आमूल चूल परिवर्तन की आस सी बंधी। उसने आंखों ही आंखों में पुत्र को विजय भाव का सा आशीर्वाद दिया। लड़की की मां की आंखों में चिंता की लकीरें उभरी। लड़के ने रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर पत्नी को खा जाने वाली नजरों से घूरा। कुछ कहा नहीं। उसके पांव के पास बैठी सास बैठी थी। लड़की समझ गई। लड़के की मां समेत सबके कान वहीं लगे थे। जो साहब तनाव के इस चरम बिंदु को भूप सिंह ने तोड़ना चाहा। लड़का बैठक में लौटा। सास ने उसास छोड़ी। मां ने उसे यूं घूरा जैसे रणभूमि से पीठ दिखाकर लौटा हो, मानो दूध लजा दिया हो। लड़के के बाप को लगा जैसे पोल खुलते खुलते बचे हों। जो साहब भूप सिंह ने लड़के वालों की औकात से आश्वस्त होकर कहा, देखो जी, दो बासण कट्ठे रहेंगे तो कुड़केंगे भी। ये मारा थारा टाइम ना है। अब बेटी बहू चुप मार जाती। मर्द मानस में 19-20 कमी भी रहे थी, तब बिना चू करे उम्र काट लिया करे थी। क्षण भर को भूप सिंह सांस लेने को रुका तो लड़के के चेहरे पर मर्दानगी के भाव आए। देह को तोड़ मरोड़ कर उसने अंगड़ाई ली। पर आजकल मामला बराबरी वाला सा है। भूप सिंह के ऐसा कहते लड़का जैसा था वैसा की स्थिति में वापिस आ गया, मानो आधी खींची तलवार वापिस म्यान में ठूंसती है। बराबरी का यो मत बल तो कोना, अक लुगाई मर्द बन जा। लड़के की मां ने बाजी पलटने से बचाना चाहा। लड़का फिर मर्द भाव से भर उठा। बहू बेटी ना कान कायदा भी होना चाहिए। हमारे पप्पू के बहू ने देख लो, घर का काम संभाला है, नौकरी भी करे और महीने के महीने तनख्वाह लाकर हफ्ता में धर देता कि लो पापा जी। लड़के का ताऊ अरसे बाद बोला, मगर अचूक वार कर गया। हमने तो बेरा भी कोना चालता, अब की तनख्वाह गई। लड़के की मां ने नहले पे दहला मारा। बहू के चरित्र से बात कमाई पर आ गई। फिर वो तमाम उदाहरण भी गिनाए गए जहां कमाऊ बहू ने बिना चू चपड़ किए अपना एटीएम सास ससुर को थमा दिया था। नौकरी पर आने जाने का किराया भी सास ससुर से ऐसे मांगते जैसे बेरोजगार नालायक औलाद। दहेज में मिली मोटरसाइकिल या कार से शुरू शुरू में तो पति ससुर देवर छोड़ आते थे, ले आते थे। फिर बस स्टैंड से लाने छोड़ने लगे और फिर वह भी बंद। कई जगह एटीएम के लिए बहू को मारा पीटा भी गया। दोनों पक्षों की ओर से तथ्य और उदाहरण पेश किए गए। कमाऊ और गऊ बहू का उदाहरण वर पक्ष की ओर से आया तो वधु पक्ष की ओर से बहू की कमाई से वास्ता न रखने वाले पति व ससुर का भी चित्रण किया गया। बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी थी कि सारा मामला कमाई और एटीएम का है। रसोई में खड़ी बहू आहिस्ता आहिस्ता बैठक की तरफ बढ़ रही थी। खेल के विशेषज्ञ उस दर्शक की तरह जो उत्साह से मैदान में ही उतर जाना चाहता हो। पहले वे रसोई और बैठक की विभाजक रेखा बनी 4 इंच की दीवार के पास आई, जहां पटड़े पर उसकी मां बैठी थी। मां ने पांव से
पांव छुआकर रोकना चाहा, मगर उसमें वह दृढ़ता नहीं थी, मानो कह रही हो कि मेरे ऊपर से होकर गुजर जाओ। माँ ने नहीं रोका, क्योंकि पैसे के लिए चरित्र पर लांछन लगाया गया था। वह एक कदम और बढ़ा, सास की मुट्ठी के पास आकर खड़े हुई। सास को उपस्थिति ऐसी लग रही थी जैसे राज सिंहासन के इर्द गिर्द मंडराता खतरा। लड़के की माँ ने एक दो साधारण सी बातें इतनी तेज आवाज में कही कि बेटे का ध्यान उसके सिर पर आ खड़ी पत्नी पर चला जाए। पर अब माहौल बदलने लगा था। भूप सिंह भी लड़की का पक्ष ले रहा था। जब बात चरित्र से हटकर कमाई जैसे मुद्दे पर आ गई, तो लड़की की माँ ने भी बोलने की तैयारी कर अपने शब्दों को तोलना शुरू कर दिया। देखो जी, भूप सिंह अब सिर्फ चौसाब नहीं, सबको समझाने की मुद्रा में था। मैंने पहले भी कहा था कि आजकल बात बराबरी की है। छोरा छोरी में अंतर नहीं माना जाता। नूबी ना के छोरी वाले हीणे, हीणे माने कमजोर है, अब छोरे वाले बड़े। आगे भूप सिंह जमाने में भी जो बदलाव आ रहा था उसकी सूचना देता रहा, बराबरी की बातें बताता रहा और दूर पास की मिसाल देता रहा। लड़के और उसके घर वालों को भूप सिंह की बातें बुरी लग रही थी। वे रिश्तेदारियों तथा विभिन्न अवसरों पर हुई वैवाहिक वारदात को स्कैन करने लगे कि किस घटना का बदला भूप सिंह ले रहा है और उन्हें ऐसी जगह फंसाया। ऐसा है जी, लड़की की माँ साहस कर बोली। ये लड़की की माँ। लड़की के बाप ने उसे घूरा। पति की आंखों के बनावटी क्रोध को पत्नी ने पढ़ लिया। ये बालक पढ़े लिखे से कमावस हैं तो अपनी अगत भी विचारेंगे। घर कौन बेतालक किसी अगत। लड़के की मां समझ गई कि यहाँ अलग गृहस्थी बसाने का स्पष्ट संकेत दिया जा रहा है। कबहू न छोड़े खेत वाली भावना के तहत पूरा वरपक्ष तत्पर हो गया। माहौल फिर गर्मा गया। परिवार में एकता की महत्व पर बातें चल पड़ी। बेटे बहू को बहनों, ननदों, बुआओं की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। बहस गर्म हो गई। किसा टाइम आ गया, लड़के की बहन ने तीर मारा। माँ बाप मर मर के औलाद ने पाले पढ़ावे लिखावे और औलाद इसी के बन्नो आते ही अपने बासण अलग टेक ले। ठीक कही से ज्ञानी मानसा ने। माँ बाप बालक ने 14 साल में बीए करवावे से और यो लाल चूंदड़ी वाली आते ही पहलवी रात में करवा दे से। बुढ़े बुढ़िया पड़ो कुएं में पत्थर बांध गए। लड़का ताव में आ गया। मैं तो न्यारा कोने हूँ, लड़के ने भीषण प्रतिज्ञा भाव से घोषणा की। बेशक यो अपने डोबरे अलग धर ले। बहन का चलाया तीर भाई ने बखूबी लपका। बात संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवारों पर आ गई। संयुक्त परिवार की बंदिशों, वर्जनाओं को परंपरा, अनुशासन, संस्कार व मर्यादा की चाशनी में लपेट पेश किया गया। एकल परिवार की बहुओं के स्वतंत्र रहन सहन को उच्छृंखल और कुमार की संज्ञा दी गई। बात फिर वहीं आ गई। इसने के जरूरत अलग होकर कुछ करण की। सास चरित्र का सिरा नहीं छोड़ना चाहती थी। चरित्र साधे सब सधे, सास जानती है। बोली, जी मारी आंख आगे कूदी कूदी फिरे से, तड़का देखी देखती ना सांझ, हनुमान की तरह मुंह पोता, चल पड़ी बैग ठाक है, और हम बुढ़ापे में घर का धंधा फूक है। बुढ़िया की फूकने वाली बात पर आग सी लग गई। इल्जाम, सफाई, रीत रिवाज, हक फर्ज बताए गिनाए जा रहे थे। एक वही खामोश थी जिस पर यह सारा महाभारत हो रहा था। बूढ़े बूढ़ी घर का काम कर और बहू गुलछर्रे उड़ाती फिरे। लड़के की बहन ने भी सांस्कृतिक यज्ञ में आहुति दी। गुलछर्रे के छर्रे बहू के माँ बाप के दिमाग में आ लगे, लेकिन बहू के तो कलेजे में धस गए। अंदर से उठी दर्द की लहर को उसने संभाला। वह बैठक के बीचों बीच आ गई। सबने सोचा मेज से खाली कप प्लेट उठाने आई है। सास ने सोचा ढोंग। ससुर ने पांव समेट उसे जाने का रास्ता दिया। लड़की की माँ भांप गई। दामाद की तरफ इशारा कर बोली, जी एक बार इन तभी बूझ लो। ढांटे से झांकती आंखों में ढेरों आशंकाएं तैर रही थी। किसी तब बूझण की जरूरत ना है, मैं बताऊं इन सब की केरा रक्स है। वह बैठक के दूसरे सिरे पर खड़ी थी। सबके सामने पारदर्शी घूंघट, मगर चेहरे के भाव और आंखों के ताव एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। रहने दे, मत नाश करे, बाप सब लुट जाने के भय और लाचारी से बोला। लेकिन माँ हर स्थिति के लिए तैयार थी। लड़का तैयार कि अगर कुछ उल्टा सीधा बोली तो झपट कर गर्दन मरोड़ दूंगा। अब तक कोने में चुप बैठा लड़की का भाई भी मत चूके चौहान वाले भाव से तैयार था। अगर किसी ने हरकत की तो वह भी चूकेगा नहीं। भूप सिंह की हालत फ्री स्टाइल मुकाबले के रेफरी की सी हो गई थी। वाकई बिचौले की सदा मार हो ऐसा। यह जुमला उसके जहन में गूंज रहा था। संभावित भ्रंत को रोकने के लिए वह तैयार था। बैठक के दूसरे सिरे पर खड़ी बहू ऐसे खड़ी हो गई मानो यह उसकी कक्षा हो। बीएड के दौरान दी जाने वाली प्रेजेंटेशन जैसा अनुभव उसे हो रहा था। लेसन प्लान तैयार कर उसकी प्रेजेंटेशन भरे हॉल में देना, संभावित सवालों स्थितियों का सामना करना,
लेसन प्लान क्रमवार याद है कि नहीं वगैरह, लेकिन यह पाठ तो जैसे उसने याद नहीं किया, जिया है। इस पाठ का एक एक वाक्य, एक एक शब्द उसके दिलो दिमाग में छपा नहीं, गोद दिया गया है। सुमित्रा, योर प्रेजेंटेशन वाज द बेस्ट। शिक्षा सिद्धांत पढ़ाने वाले प्रोफेसर कृष्ण कुमार के शब्द उसके जहन में ताजा हो उठे। इसलिए रिजर्वेशन जरूरी है। समाज और व्यवस्था की कमियों के चलते किसी बालक की प्रतिभा से समाज वंचित न रह जाए। गुड, वेरी गुड। शिक्षक ने अन्य सहकर्मियों तथा छात्रों को यह बात कही, लेकिन इस निष्पक्ष मूल्यांकन से उपजा आत्मविश्वास आज भी उसका साथी है, उसकी ताकत है। इतिहास के आत्मविश्वास का सार वर्तमान तक खींचकर वह दृढ़ स्वर में बोली, अब तक जितनी बात हो रही थी सब में मैंने दोषी ठहराए थे, पर किसी ने असल बात ना कही। वह स्थानीय बोली और भाषा को मिलाकर बोल रही थी, मानो दो दुनियाओं को एक करना चाहती थी। किसी ने मेरा चाल चलना अच्छा नहीं लगता, किसी ने मेरा ओढ़ना पहनना, किसी ने बोल चलना भावती, पर यह बात नहीं है। अगर मैं भी गांव की ओर बहुआ की तरह चुपचाप नौकरी करती रहूं और अपना एटीएम इनको सौंप दूं, तो किसी बात का रोना नहीं है। बैठक में बर्फीला सन्नाटा सा आता था, तेज धार सा सन्नाटा। उसकी धार वर पक्ष के जीव मात्र को चीर दे रही थी। वधु पक्ष आश्वस्त था, न टेंटा न सैंसै, इसी धार पे न्याय होगा। उसने क्रम से उन बहुओं का जिक्र किया जिनकी हालत खूंटा बदल जाने पर भी बदली नहीं थी। पत्थर के कलेजे वाले मालिकों की ये गाय दूध निकाल कर घर से निकाल दी जाती हैं, लेकिन सांझ होते होते खूंटे की तरफ लौट आती है, क्योंकि वहां किसी का भूखा प्यासा बछड़ा बंधा होता है, या मरे बछड़े की खाल में भूसा भरकर उनके ममत्वों को बूंद बूंद कर निचोड़ा जाता है। लड़का तमतमा रहा था पर बेबस था। गांव में कई पुलिस केस हो गए थे। औरतों ने छोटी मोटी मारपीट और कहासुनी पर भी पुलिस बुला ली थी। ये मोबाइल और एटीएम ऐसे चले जैसे आदमी हर वक्त जेब में हथियार लिए घूम रहा हो। उसे एटीएम और मोबाइल बला लग रहे थे। लड़के की माँ बुदबुदाते हुए सो मजनू, रांड का गुलाम और जार जैसी उपाधियों से नवाज रही थी। अपना और अपने रसोई का खर्च मैं चला रही हूँ, हारी बीमारी और घर के रख रखाव पर भी मैं खर्च करूँ। हिसाब जोर शोर से दिया जा रहा था। अब इनकी लड़कियों के भात छूछक और तीज त्योहार भी मैं भरूं के? सवाल बर्छी भाले से भी मारक था। लड़का सोच में पड़ ढीला हो गया। सास का समसा रही थी। ससुर गुस्से में फर्श को खा जाने वाले भाव से घूर रहा था। ऐसा हो गया जैसे उसे भड़वा घोषित कर दिया गया हो। लड़की के माँ बाप ने उसकी कमाई के और ब्याह के लिए जो कर्ज खर्च किया था वह वसूल होता लगा। भूप सिंह फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश की इसी मुद्रा में आ गया था, पर वह तो और भी बड़ा फैसला किए बैठी थी। अपना और अपने घर का खर्चा मैं चला लूंगी, बिजली पानी गैस सब कर लूंगी, पर अपना एटीएम किसी को नहीं दूंगी। वह बेहद दृढ़ थी। मैं मर मर के कमाऊं और कमाई पर मेरा हक भी नहीं। अपने लिए तो किसान पंचायत में सीना ठोक के कहो कि धरती किसकी, जो बउआ उसकी। फिर मेरी बारी में दोगली बात क्यों? मेरी मेहनत की कमाई पर मेरा हक क्यों ना हो? अपना एटीएम, अपनी कमाई में किसी को देने वाली नहीं हूं। चरित्र खराब बताओ, न्यारा कर दो या घर से निकाल दो। बम से गिराकर बैठक के बीचों बीच से निकलकर वह रसोई के पास आंगन में खुलने वाले दरवाजे से निकली और धड़धड़ाती हुई चौबारे की सीढ़ियां चढ़ गई। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद टेकचंद जी, इतने सुंदर कहानी पाठ के आप दोनों को बताना चाहूंगी कि मेरे को व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि लोग मैसेज कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं मुझे नहीं पता जी। तो मुझे मोबाइल में मैसेज आए जा रहे थे, आपके 2-4 डायलॉग भी लिखे हुए आए यहाँ पे। तो आपकी कहानी के जरिए पता चला कि छोरी छोरों के बीच में जो लोग भेदभाव करते हैं उनकी क्या मुहावरा है ये भी पता चला, और जो इसके लिए प्रयास करते हैं उनको क्या क्या चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। और पेटीएम हो चाहे सोशल मीडिया, चाहे जो भी आधुनिक चीजें हों, वो कैसे हथियार लगने लगते हैं उन लोगों को जो परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं, यथास्थितिवाद को। तो ये सारे स्वर हमने कहानियों में सुने, और लोग कह रहे हैं कि किस वजह से उनके वो नहीं जा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या रीजन है। मैं पंकज मित्र जी की जो कहानी वो पढ़ेंगे आज, रसप्रिया पर बज्जर गिरे। सर ठीक बोल रही हूँ ना? बिल्कुल। रसप्रिया पर बज्जर गिरे जो कहानी
वो पढ़ेंगे आज। वो कहानी पे मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगी, क्योंकि टेकचंद जी ने तो सीधे यहीं इसी समकाल में खड़े होके कहानी पढ़ी। ये जो है समकाल में खड़े होके जिस तार को छेड़ रहे हैं, उसका जो एक पैरेलल तार है वो 60-70 साल पहले के समाज में कहीं धंसा हुआ है। और धंसाया किसने? हम सबके प्रिय दिग्गज कथाकार रेणु जी ने, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो कहानी है रसप्रिया, मेरी तो सबसे प्रिय कहानी है वो, एकदम कि कैसे रसप्रिया कहानी में कैसे उस बताया हुआ है कि जो पंचकौड़ी है और जो पंकज जी उसका नाम क्या है, रमपतिया ना? जी जी। पंचकौड़ी और रमपतिया के बारे में कि उनका प्रेम फलीभूत नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको जाति छुपानी है अपनी, और जाति को भी नहीं तोड़ सकते। एक तरफ रमपतिया का जेंडर का कैटेगरी है, एक तरफ जाति का कटघरा है, और दूसरी तरफ वर्ग का। तो तीनों कटघरों में जो समाज बंदी है, उसकी वजह से कोई भी ठीक से जिंदगी नहीं जी सकता, जो मुझे रसप्रिया की खासियत दिखती है। लेकिन कहानी खत्म होते होते तक जो भारत की असली विरासत है, जो असली भारत है, वो चुपके से नंदुओं की नाक के नीचे से वो पंचकौड़ी और उनको थमा देते हैं रमपतिया को। कैसे कि बच्चा वो बच्चा है रमपतिया का, मोहन, वो भले नंदुओं की जैसी उसकी आंख दिखती होगी, हो सकता है उनके घर में पल रहा हो, पर विरासत तो ढो रहा है वो पंचकौड़ी के गाने की ही ना। तो जो अंदर ही अंदर हमारा जो मानसिक रसायन बनता है, उसके सहारे असली भारत उसमें है, और हम अपने सांस्कृतिक उपक्रम के जरिए, उसके जरिए भी हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। ये जो ताकत दौड़ती है रेणु जी को पढ़ के रगों में, उस कहानी में चूंकि 70 साल पहले का भारत, और उसमें भी जो वंचित है, जो हाशिए में, वो भारत उन्होंने वहां पे उठाया है। तो रमपतिया की कौन से नहीं रेणु जी ने लिखा, पंचकौड़ी की ज्यादा बातें उसमें आती हैं, मोहन की आती हैं, रमपतिया का खाली मोहन और पंचकौड़ी के जरिए हवाला आता है। तो जब कथा देश के रेणु विशेषांक अंक में राकेश बिहारी की विशेष परियोजना के तहत ये हुआ कि रेणु जी की कहानियों का पुनर्रचना उनपे की जाए, उनके लिए उन्होंने 5 सिद्धहस्त और बहुत संवेदनशील कथाकार ढूंढे, और उन्होंने भी बहुत अच्छी कहानियां खोजी। तो इसमें जब लिखा तो पंकज मित्र जी की ये जेंडर संवेदना की एक पहचान कही जाएगी कि उन्होंने वो कहानी को रमपतिया के दृष्टिकोण से लिखा, उसमें रमपतिया ज्यादा उभरती है। तो ये 2 पैरेलल तारों में चलती हुई कहानी है कि इधर ये अपना रसप्रिया में बज्जर गिरे कहानी जब पढ़ेंगे तो उसमें खनक सुनाई देगी आपको 70 साल पहले की रसप्रिया की भी। इनका आत्म वक्तव्य भी मैंने पढ़ा था उस कहानी में को लिखने से पहले। तो ये मैंने कथा, वो जो गांधी पीस फाउंडेशन में भी ये बात बोली, पर ये दोबारा सच है तो दोबारा बोलेंगे। जितने संकोच के साथ इन्होंने रसप्रिया कहानी में प्रवेश करके अपनी कोशिश दी कि एकदम सहमते हुए कि इतने बड़े कथाकार की कहानी उठा रहे हैं, तो वो जो एक पूरा का पूरा मैनरिज्म है, वो जो एक संवेदना, वो जो एक विनम्रता है कि इस विनम्र भाव से हम अपने क्लासिकल राइटर्स को पढ़ें, वो एक मुद्रा भी इनकी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो मुझे लगता है कि ये कहानी सुनना का आस्वाद हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से ले सकेंगे। तो मैं बहुत ही आदर के साथ पंकज मित्र जी को स्वागत करती हूँ कहानी पाठ के लिए। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। सबसे पहले तो मैं विदुष बैटन और जो ये आयोजन है वसंत की आहट, इस आयोजन के प्रति अपना बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि इस मौके पर आपने मुझे इस कहानी के पाठ के लिए आमंत्रित किया है। तो मैं बहुत ही आभारी हूं आप सबका, खासतौर पे जो लोग इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं उनके प्रति भी। मैंने देखा उसमें मेरे बहुत ही प्रिय कथाकार योगेंद्र आहूजा जी उपस्थित हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर। और इस पत्रिका जो कथादेश पत्रिका जिसका जिक्र रश्मि जी कर रही थी, रेणु
पुनर्सृजन में जो ये अंक है, उसके संपादक राकेश बिहारी जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। कथा पाठ से पहले रश्मि जी ने जो एक इंट्रोडक्शन दिया, तो उसमें उसके बाद कुछ कहने के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है। सिर्फ यही बात है कि ये ऐसी एक प्रेम कथा है जो विश्व के किसी भी प्रेम कथा के समकक्ष रखी जा सकती है, किसी भी भाषा के प्रेम कथा के समकक्ष। और इसमें प्रवेश करना निश्चित रूप से, और इसका पुनर्सृजन करने की मैं इसे हिमाकत कहूंगा, इसकी हिमाकत करना भी बहुत मुश्किल काम था ये, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की थी। तो ये कोशिश कहाँ तक कामयाब हो पाई है ये तो आप लोग पढ़कर भी बता सकते हैं। वैसे ये कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कहानी का शीर्षक है रस प्रिया पर बज्जर गिरे। कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ। रमपतिया आजकल रोज जोधन गुरुजी को बस नचारी गाते ही सुनती है। रसप्रिया, विद्यापति, बारहमासा, लगनी, चाचर सब जैसे बिसर गए थे जोधन। जोधन गुरुजी की मंडली का पूरे इलाके में कितना नाम था। शादी ब्याह, यज्ञ, उपनयन, मुंडन, छेदन आदि शुभ कार्यों में मंडली की बुलाहट होती थी। बहुत सारे लड़के आते जाते रहते थे मंडली में शामिल होने, मूल गैन मृदंगिया बनने की चाह मन में लिए हुए। आया था ऐसे ही गुरुद्रोही झूठा पंचकौड़ी, सुंदर, सलोना और सुरीला। वैसा ही सरपट हाथ चलता था उसका मृदंग पर, धिरिनागे 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 धिनता। जोधन गुरुजी की मंडली में मूलगैन पहले से ही मौजूद था, तो पंचकौड़ी को मृदंगिया का दायित्व दे दिया। दूसरी मंडली में मूलगैन और मृदंगिया की अपनी अपनी जगह होती है। पर एक दिन जब जोधन गुरुजी के मंडली के मूलगैन जीवच का गला खराब हो गया क्या, आवाज बैठ गई बिल्कुल। लोग तो कहते हैं कि दूसरी मंडली वालों ने धोखे से सिंदूर खिला दिया। जन्म अवधि अमरूप निहारल गाते गाते गला विकृत हो गया उसका। जोधन गुरुजी परेशान। अभी तो नटुआ लड़का भांवरी देकर प्रवेश में उतरने की तैयारी ही कर रहा था। जीवच की आंखों से झरझर लोर। गुरुजी, चरण पकड़ लिया था उसने जोधन गुरुजी का। फटी भाती जैसी आवाज है उसकी। कोई हंसी खेल थोड़ा ही था। कमलपुर के नंदू बाबू के बेटे का मुंडन था। यही एक आध घर तो बचा है इलाके में जहां विदापत मंडी वालों की पूछ होती है। जोधन गुरुजी पसीने से तरबतर, याचक दृष्टि से पंचकौड़ी को देखा। उससे भी ज्यादा दयनीय दृष्टि से देखा था रमपतिया ने। मानो कह रही हो, आज ही मौका है गुरु ऋण चुकाने का। जोधन गुरुजी की बेटी रमपतिया जिस दिन पहले पहल जोधन की मंडली में शामिल हुआ था, वह रमपतिया 12वें में पांव रख रही। बाल विधवा रमपतिया पदों का अर्थ समझने लगी थी। काम करते करते गुनगुनाती, नव अनुरागिनी राधा किछु नहीं माने बाधा। गुनगुनाते हुए लजाकर वह पंचकौड़ी को देखती, जो थोड़े बेमन से मृदंग पर हाथ चला रहा होता। मूल गैनी सीखने आया था ना वह असल में। जाने क्या था रमपतिया की उस निगाह में कि पंचकौड़ी ने सोचा कि आज तो वह कोसी मैया के चौड़े पाट को भी तैर कर पार कर जाता अगर रमपतिया कहती थी। मृदंग गले में लटका कर जो उसने समारोह के साथ रसप्रिया की पदावली उठाई, नव वृंदावन नव नव तरुगन सब भौचक। अरे कब अभ्यास किया पंचकौड़ी ने। रमपतिया का मुंह जाने क्यों लाज से रक्तिम हो उठा। जोधन गुरुजी की आंखों से टप टप लोर चू रहा था। कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ। आज भी आंखें पोंछ रहे हैं जोधन गुरुजी। उसी दिन सोच लिया था उन्होंने कि अब तो कई साल की तालीम पूरी हो गई पंचकौड़ी की। अब वह स्वजात पंचकौड़ी से रमपतिया के चुमौना की बात करेंगे। कमलपुर के बाबुओं के घर से पेट, जेब और हृदय सब भर कर लौटे थे जोधन। अजोधा दास के माथे पर कई पोटलियां हो गई थी उस दिन। पीछे पीछे मंडली थी और मंडली के भी पीछे पंचकौड़ी और रमपतिया। इतनी धीमी आवाज में बात करते हुए जैसे सुबह की मध्यम हवा धान के पौधों को दुर्राती हुई आगे बढ़ती है। अजोधा, जी गुरुजी, आज तो पांचू ने लाज रख ली।
जी गुरु जी, जल्दी जल्दी डेग बढ़ाओ, ऐसे चाल में तो भुरकवा उगाएगा। कल मृदंग का गुंजे, अजोधा तुम्हारा हाथ एकदम सणसी जैसा है ना। गुरु जी के स्वर में हुलास था और रंपतिया तथा पचकौड़ी के चेहरों पर उजास। सिर्फ अजोधा दास निर्विकार भाव से कदम बढ़ाता जा रहा था। जोधन की अनुभव पकी आंखें कैसे नहीं समझ पाई कि पांचू के गांव का नाम पूछते ही क्यों उसका सलोना चेहरा काला पड़ गया। तब लगा था शायद गांव भर का दुख चेहरे पर जम गया होगा। सहरसा का वह इलाका तो हर बार कोसी मैया नमः, कोसी मैया के पेट में चला जाता था, कोशिकाएं नमः हो जाता था। न उसने कभी गांव का नाम पूछा, न पांचू ने बताया। अजोधा ने बल्कि इशारे से कहा भी कि एक बार नाम गांव तो जान लेना ही चाहिए ठीक से, चुमौना की बात है आखिर। लेकिन गुरु जी तो गुण पर ही ऐसे फिदा, ऐसा शुद्ध रस प्रिया तो कोई गुणी परिवार का लड़का ही गा सकता है। रंपतिया कोठरी में नाखून से मिट्टी खुरचती रही, दीवार पर टंगे पांचू के मृदंग को कलेजे से लगाकर सो गई। कितनी जल्दी सीख गया था पांचू सब कुछ, ध्यान से देखता सुनता। जब जोधन किसी लड़के को देखते ही बता देते थे कि लाल लाल होठों पर बीड़ी की कालिख, पेट में तिल्ली है जरूर। नमक सुलेमानी, चांदमार पाचक और कुनैन की गोली से कब किसका कैसे इलाज करना है। लड़कों को हमेशा गर्म पानी के साथ हल्दी की बुकनी, पीपल, काली मिर्च, अदरक घी में भूनकर शहद के साथ सुबह शाम चटाना। हरदम गर्म पानी, ठीक जोधन की तरह कहता था पांचू कि मारेंगे साला एक चटा। बीड़ी को छुआ भी है तो लड़कों को डांटता था, लेकिन कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ। गर्म सांस भरते रहे जोधन, तब तक अजोधा की नाक बजने लगी, खर खोए खर खोए खर खर। फारबिसगंज के डॉक्टर ने साफ कह दिया कि किसी बात की चिंता घुस गई है। यह कोई हारी बीमारी नहीं है, तिल तिल कर गलाती जाती है चिंता। न खाया पिया लगता है तन को, न चैन शांति है मन को। यह चिंता तो उसी दिन घुस गई थी जब मंडली के लड़कों ने आकर सुबह सुबह बताया कि गुरुजी पांचू गायब है। गायब है मतलब नहीं है, उसका झोला भी नहीं है और मृदंग भी। कोठरी में धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आई थी। रंपतिया, पानी का छींटा मारकर पंखा झलकर होश में लाया गया। दांती पर दांती लग रही थी। जोधन गुरुजी की अपनी छाती जोर जोर से मल रहे थे। तुम लोग जानते हो कौन गांव का था वह? सभी लड़के एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कभी बताया नहीं गुरुजी। वह तो रंपतिया एक दिन आकाश की ओर हाथ उठाकर जब बोल रही थी, हे दिनकर साक्षी रहना, मृदंगिया ने फुसलाकर मेरा सर्वनाश किया है। मेरे मन में कभी चोर नहीं था। हे सूरज भगवान, इस 10 द्वारी कुत्ते का अंग अंग फूट कर कांप उठे थे जोधन गुरुजी, पूछ बैठे थे। तुमको बताया कभी नाम गांव? हाँ, चांदपुर तरफ कहीं, लेकिन उधर तो बहरदार। हाँ, बहरदार ही तो था। क्या पांचू बहरदार था? गुरुद्रोही, इसीलिए भाग गया। हम तो समझते थे कि स्वजाति। इसके बाद तो जोधन और भी पत्थर हो गए थे। खाना सामने आ जाता तो टूंग टांग कर उड़ जाते, खटिया पकड़ लिए कुछ ही दिनों में। रंपतिया इधर उधर से कुछ ले आती, कभी घास का गट्ठर तो कभी किसी के घर कुटान पिसान, कभी पाट का साग खोंट कर कुछ मिल जाता था। अजोधा ने शरीर समान कमजोर होते हुए बड़ा साथ दिया। बाबू लोगों के हरवाही चरवाही करके कुछ ले आता था। रंपतिया की चिंता में दिन रात जोधन बस कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ। अजोधा, हाँ गुरुजी। रंपतिया को देखना, अब तुम ही। भोलानाथ ने जोधन का दुख हर लिया था हमेशा के लिए। संभलते संभलते बीते कुछ दिन। जोधा, हाँ सिया सुकुमारी। अजोधा दास हमेशा रंपतिया को यही कहकर पुकारता था। ठीक ही है, सीता जी ने भी तो दिन भर जीवन भर दुखी भोगा था। गुलाब बाग का मेला देखने का मन है। अजोधा दास तो समझ ही रहा था कि रंपतिया क्यों जाना चाहती है गुलाब बाग। विशाल काय मेला, नाच नौटंकी, खेल तमाशा, रंग बिरंगे लोग, भीड़ भाड़। खोजते पूछते पहुंच ही गए दोनों पचकौड़ी मृदंगिया मंडली के बिदापत नाच के तंबू में। नाच शुरू होने में देर था। पचकौड़ी एक कोने में बैठकर गांजे की चिलम सुलगा रहा था। पांचू चौंक कर देखा।
यहाँ उसे पांचू पुकारने वाला कौन है? क्या कर रहे हो? गांजा भांग से गला खराब हो जाता है, फिर रसप्रिया कैसे गाओगे? एकदम जोधन गुरुजी की तरह बोल रही थी। सुने हैं बड़ा मंडली बना लिए हो, जगह जगह से बुलावा आता है, हम लोगों का याद नहीं आता कभी? हम तो अभी भी गाते हैं, चंदा जनी उगा आज राती। क्या झूठ फरेब जोड़ने आई है? कमलपुर के नंदू बाबू के पास क्यों नहीं जाती? मुझे उल्लू बनाने आई है? नंदू बाबू का घोड़ा 12 बजे रात को, चुप चुप रहो। बहुत जोर से चीख उठी थी रंपतिया। सभी मंडली वाले देखने लगे, आखिर पंचकोड़ी गुरु था उनका। हनहनाते हुए तंबू से बाहर निकल गई रंपतिया। अजोधा दास थकमका गया, फिर पीछे पीछे दौड़ पड़ा। ठीक उसी रात रसप्रिया बजाते समय उसकी उंगली टेढ़ी हो गई। मृदंग पर जमनिका देकर वो प्रवेश का ताल बजाने लगा। नटुआ ने 1.5 मात्रा बेताला होकर प्रवेश किया तो उसका माथा ठनका। प्रवेश के बाद उसने नटुआ को झिड़की दी, साला थप्पड़ों से गाल लाल कर दूंगा। और रसप्रिया की पहली ही कड़ी टूट गई। मृदंगिया ने ताल को संभालने की बहुत चेष्टा की। मृदंग की सूखी चमड़ी जी उठी, दाहिने पूरे पर लावा फरेब फूटने लगे और ताल कटते कटते उसकी उंगली टेढ़ी हो गई। झूठी टेढ़ी उंगली, हमेशा के लिए पचकौड़ी की मंडली टूट गई। धीरे धीरे इलाके से विद्यापत नाच ही उठ गया। अब तो कोई विद्यापति की चर्चा भी नहीं करता। बेकारी के समय मृदंग ही सहारा बना, धतिंग धतिंग भीख मांगने के काम में आता है। लेकिन इलाके में खबर फैल गई कि पंचकौड़ी मृदंगिया की उंगली टेढ़ी हो गई है, किसी का श्राप लग गया है। अजोधा, चलना है गुलाब बाग मेला में एक बार फिर। काहे बार बार बेइज्जती कराती है सिया सुकुमारी? बस आखिरी बार। सचमुच टेढ़ी हो गई थी उंगली। हो गया ना कलेजा ठंडा? टेढ़ी उंगली को आंसू भरी नजरों से देख रहा था पांचू। अब तो धतिंग धतिंग भी नहीं बजा पाता है ठीक से। आंखों में आंसू भरे रंपतिया ने पकड़ ली थी टेढ़ी उंगली पांचू की। हे दिनकर, किसने इतनी बड़ी दुश्मनी की? उसका कभी भला नहीं होगा। मेरी बात लौटा दो भगवान। गुस्से में कही हुई बात। नहीं पांचू, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। जरूर किसी डायन ने बाण मार दिया है। किसी डायन ने नहीं, तुमने मारा है श्राप का बाण। जा, चली जा यहां से, अब लीला पसारने आई है। हीरामन भैया की गाड़ी में लौटते हुए रंपतिया ने कसम खा ली कि कभी नहीं गाएगी रसप्रिया, और किसी के कहने पर तो एकदम ही नहीं। ठीक दूसरे ही दिन अजोधा दास को लेकर अपने मामा के घर आ गई कमलपुर। यहाँ कुछ न कुछ ठौर हो ही जाएगा, ऐसा विश्वास था उसे। विश्वास की रक्षा भी की थी कमलपुर के बाबुओं के परिवार ने। कामत पर रख लिया अयोध्या दास को भी। हरवाही रखवाली का काम रंपतिया भी लग गई। बड़े घरों में 50 काम होते हैं। कुटान, पिसान, चौका बर्तन, गाय गोरू। खिलने लगा रंपतिया का रूप, चिकनाने लगी देह। काम करते हुए गुनगुनाती सबसे छिपाकर, तरुणी बयस मोरी बीतल सजनी गे। चौंक पड़ा था कमलपुर के बाबू का घर। कौन गाता है इतना मधुर रसप्रिया? बाड़ी से कोठरी, कोठरी से भुस्कार तक मह महक गया सब कुछ। हवाओं में तैरती हुई यह महक कमलपुर के नंदू बाबू तक भी पहुंची। लेकिन अजोधा दास जख की तरह कोठरी के बाहर दरवाजे पर बैठा रहता था, अपने सणसी जैसे कड़ी पकड़ वाले हाथों के साथ। सिया सुकुमारी, आज प्रातकी गाओ ना, बहुत मधुर लगता है तुम्हारे आवाज में। गुरुजी के जाने के बाद तो कोई गाता ही नहीं है। न हो तो रसप्रिया ही सुनाओ। आज बाबू हमको परमानपुर वाले कामत पर भेज रहे हैं, लेकिन उधर तो कोसी मैया विकराल रूप में है। और रसप्रिया का नाम मत लो। तुमको मालूम है ना, हमने कसम लिया है, किसी के कहने पर तो कभी नहीं। गनगना गया अजोधा दास का मन। सिया सुकुमारी उसका कुशल क्षेम रखती है ध्यान में। कुछ नहीं होगा हमको, कोसी मैया के बेटा है। ऊंची कोठी का सब धान निकाल कर नाव पर लेकर आ जाना है बस। लेकिन इसी बस पर बस कहाँ चलता है आदमी का। जो लौट कर आई वह अजोधा दास की कहानियां थी। नंदू बाबू के लठैत जो साथ में गए थे उन लोगों ने बताई। अचानक इतना विकराल रूप हो गया कोसी मैया का, पूछिए मत। हाहास हाहास, पानी ऐसा फन पटक रहा था जैसे अजगर हो। विशाल बांस का बड़ा खूंटा पकड़कर बहुत देर तक टिका रहा था अजोधा दास। हम लोग बार बार उस तक पहुंचने की कोशिश करते थे, लेकिन आखिर छूट गया उसका हाथ। बिला गया था अतल कोशिका मैया में। जय कोशिका महारानी। काम का आदमी था, तो सांस भरकर कहा था नंदू बाबू ने।
रमपतिया को जाने को विश्वास नहीं हो रहा था कि सरसी जैसी कड़ी मजबूत पकड़ वाला हाथ वाला अजोधा दास का हाथ वाला कैसे टूट सकता है, और तैराक भी तो था, वह इलाके का नामी तैराक। खैर, नंदू बाबू ने कंटाहा पंडित को दान दक्षिणा देकर शांति पाठ करवा दिया। आखिर अपमृत्यु हुई थी अजोधा दास की, और रमपतिया के लिए स्नेह भी रखता था वह। आंखें रमपतिया की संभवतः कह रही थी कि अजोधा दास को भी कामत पर नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन खुलकर थोड़ी ही कह सकती थी। और फिर शांति पाठ, ब्राह्मण भोजन करवा कर तो जैसे नंदू बाबू ने प्रायश्चित भी कर लिया था। ब्रह्म भोज की दही बूंदिया ने रमपतिया की आंखों का झाल कम कर दिया था। लोग जय जयकार कर रहे थे। कौन करता है अपने बराहिल के लिए इतना? मानिनी अब उचित नहीं मान। आजकल रमपतिया बार बार इसी गीत की कड़ी उठाती है। एखनु रंगे हंसन ला गए, जागल गए पंचमान। ऐसा रंग लगा है जीवन में जैसे कामदेव अपने पंच बाणों के साथ जाग चुके हैं। शोभा मिसिर शाम को अपने संगातियों के साथ दिशा मैदान के लिए जाते हुए बोले, आयो अयोध्या को गए तो 9 महीना से ज्यादा हो गया, तो फिर भाई खेत कोई जोते, फसल तो उसी का न होगा जिसके नाम से खेत कक्के वाला है। संगाती हंसने लगे। यही बात तो पंचकौड़ी के ध्यान में भी आई थी। मोहना जैसे लड़की मुहा लड़के छोटी जाति के लोगों के यहाँ हमेशा पैदा नहीं होते, वे तो अवतार लेते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य। दंपतिया मोहना का मुंह निहार कर निहाल हो जाती है। जब तक वह काम करती, मोहना नंदू बाबू के आंगन में धूल में लौटता रहता। तभी अगर पंचकौड़ी ने देख लिया होता तो धूल में पड़ा हीरा ही समझता, लेकिन वह तो बहुत बाद में। अभी तो नंदू बाबू निकलते हुए, अरे यह कौन बच्चा धूल में लौट रहा है, देखो जरा, मुंह चुरा कर निकल जाते हैं। खुद रमपतिया ने देखा अपनी आंखों से कि बड़ी खिड़की के उस पार से आंगन में खेलते हुए मोहना को नंदू बाबू देखते हैं और किसी की नजर पड़ते ही झट से हट जाते हैं। अभी तो रमपतिया जन्म अवधि हम रूप निहारल गाते गाते मोहना का रूप देखकर निहाल हुई जा रही है। ऐसा नहीं है कि उसके कानों में बातें पड़ती नहीं है, लेकिन आंख देखे हो मोहना का, एकदम नंदू बाबू पर पड़ा है ना। काहे? गेहूं की तरफ फुफकार उठी थी रमपतिया। मेरे आंख पर नहीं पड़ सकता मेरा बेटा? घसियारी ने चुप हो गई। कौन बखेड़ा करे। ऐसे ही किसी ने एक दिन पंचकौड़ी मृदंगिया का नाम ले लिया। गवैया तो अच्छा है पंचकौड़ी, तो गवैया नचवैया होने से क्या झूठा प्रेम जोड़ने और मन तोड़ने का अधिकार मिल जाता है? उस 10 दुआरी जाचक का तो अंग अंगल कर धतिंग धतिंग बजाकर भीख मांगने के अलावा उसको आता क्या है? जानती है रमपतिया भी कि पंचकौड़ी गुनी आदमी है। नाच गाना सिखाने में कभी कठिनाई नहीं हुई उसे। मृदंग के इतने स्पष्ट बोल कि लड़कों के पांव खुद ब खुद थिरकने लगते थे। विदापत नाच में नाचने वाले नटुआ का अनुसंधान खेल नहीं है। हर मंडली का मूल गायन नटुआ की तलाश में गांव गांव भटकता फिरता है। पंचकौड़ी भी इतनी पारखी नजर थी उसकी जौहरी की तरह। सजा बजा कर लड़के को नाच में उतारते ही दर्शकों में फुसफुसाहट फैल जाती है। ठीक ब्राह्मणी की तरह लगता है ना, मधुकांत ठाकुर की बेटी की तरह। ना ना, छोटी चंपा जैसी सूरत है। लेकिन लड़कों के जिद्दी माँ बाप से निपटना मुश्किल व्यापार था। विशुद्ध मैथिली में और शहद लपेट कर वह फुसलाता था। किशन कन्हैया भी नाचे छल थी। नाच तो गुण है। अरे चाहे जाचक कहो या 10 दुआरी, चोरी डकैती और आवारागर्दी से तो अच्छा है ना कि अपना गुण दिखाकर लोगों को रिझा कर गुजारा करना। गुणी था तभी तो इतनी बड़ी मंडली बना पाया, इलाके में नाम कर पाया। नंदू बाबू के यहाँ का जग प्रयोजन तो जैसे पंचकौड़ी मृदंगिया के बिलापत नाच मंडली के बिना पूरा ही नहीं होता। चल ना रमपतिया, पंचकौड़ी की मंडली आई है, दलान पर रसप्रिया गाएगा। दांत पर दांत बिठाकर आंखों में आंसू भरे बोली, हमको नहीं सुनना है रसप्रिया और लेकिन आवाज को कानों में पड़ने से कौन रोक सकता है। छुप छुप कर कितनी बार तो देखती रही है, लेकिन इधर कुछ बरस से आया नहीं था। अच्छा ही हुआ, देवी माँ जो करती है अच्छा ही करती है। जय जय भैरवी असुर भयावनी। मोहना का प्रार्थी गाना सुनकर वह खुद बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है। शुरू शुरू में टोकती भी थी, लेकिन कब उसने सुन सुनकर सीख लिया पता नहीं। छोटा था तभी से तोतरी आवाज में नव वृंदावन नव नव तरुगन। नंदू बाबू के घर की महिलाएं लोटपोट हो जाती थी सुनकर। ए रमपतिया, तू तो जोधन की बेटी है, काहे नहीं सिखाते इसको रसप्रिया, इतना सुंदर गाता है। कोई जरूरत नहीं है मालकिन, अब समय कहाँ रहा वैसा, सीख कर करेगा क्या? वही 10 दुआरी जाचक। सोच कर ही सिहर जाती है रमपतिया की मोहना भी क्या पंचकौड़ी की तरह गले में मृदंग लटकाए धीरनागे धिनता। पर थोड़ा अच्छा भी लगा था उसे। कई बरस पहले देखा था, कैसा तो पगला जैसा दिखने लगा था पंचकौड़ी। सब कहते हैं
गांजा भांग के अत्यधिक सेवन से गले से फूटी भाती की तरह आवाज निकलने लगी है। सोए सोए सोए, मंडली टूट गई है। विदापत नाच का चलन ही उठ गया है पूरे इलाके से। अब रेडियो सनीमा के आगे कौन देखता है विदापत नाच? नवतुरिया लड़के तो विद्यापति का नाम भी शायद ही जानते हैं। एक मोहना है, मानता ही नहीं। गाय गोरु के पीछे जाते हुए गाछ वृक्ष के नीचे बैठकर रसप्रिया की कड़ी गाने लगता है। उसी की गलती है, बचपन से सुना सुना कर पाला है। कहीं उसके मन में चाहत तो नहीं थी कि पंचकौड़ी से भी बड़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चरवाहे चिल्लाए थे, रे मोना, तेरे बैल करमू के खेत में घुस गए रे। अरे बाप रे, इतना मारा था करमू ने, लेकिन बैल हैं कि मानते नहीं। हरे हरे पाट की महक खींच लाती है उनको। बैल हाँक कर लौटा तो पंचकौड़ी मृदंगिया उसका इंतजार कर रहा था। कई बरस बाद लौटा था इस इलाके में पंचकौड़ी। सुंदर सलोने मोहना को देखते ही गुणवान मर रहा है धीरे धीरे। लेकिन यह है कौन? किसने बताई उसको ये रसप्रिया वाली बात? तुम्हारी उंगली रसप्रिया बजाते टेढ़ी हो गई है ना? तुमने कहा सुना बे? बेटा कहते कहते रुक गया था। एक बार एक बच्चे को बेटा कहते ही गांव के नवयुवकों ने घेर लिया था उसे। बहरदार होकर ब्राह्मण को बेटा कहता है? मारो साले को, मृदंग फोड़ दो। जबरदस्ती हंसकर बोलना पड़ा था, इस बार माफ कर दो सरकार, अब से सबको बाप ही कहूंगा। 2.5 साल के नंगे बालक की ठुड्डी पकड़कर कहा भी था, क्यों बाप जी, ठीक है ना? सब हंस पड़े थे। गर्म पानी पीते हो ना? तिल्ली बढ़ी हुई है तुम्हारी। कैसे जान गए? फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू भी कहे थे तिल्ली बढ़ गई। माँ कहती है हल्दी की बुकनी के साथ रोज गर्म पानी। मृदंगिया मुस्कुराया, बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। सयानी तो थी ही रमपतिया, सारे नुस्खे जिन्हें बताकर की बुकनी मिलाकर देती थी लड़कों को। मोहना के लाल होठों पर काले दाग उसे तुरंत बता देते थे इस चरवाहों के साथ पीने लगा है। कभी कभी मारने को उठती है तो कैसे भोले बछड़े सा मुंह बना लेता है, नटकिया। लाख मना करो फिर भी रसप्रिया गाएगा ही, और जब गाता है तो वाह। कान हेरल छल मन बरसात, कान हेरित भेलित एक परमाद। साक्षात राधा आकर जैसे गले में बैठ जाती है, मुग्ध कर देता है एकदम। लेकिन ऐसे ही मुग्धता की अवस्था में सर्वांग क्रोध की ज्वाला भी उठती है उसके। भिखारी जाचक 10 द्वारी, जब से चरवाहे बालकों ने सुनाया है तो क्रोध और बढ़ गया है। केले के सूखे पतले पर मूढ़ी और आम रखकर प्यार से कह रहा था पंचकौड़ी मोहना से, आओ एक मुट्ठी खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है सच्ची। किंतु मोहना की आंखों से रह रहकर कोई झांकता था। मूढ़ी और आम को एक साथ निगल जाना चाहता था, भूखा बीमार भगवान। माँ के सिवा किसी ने इस तरह प्यार से परोसे भोजन पर नहीं बुलाया था। लेकिन माँ को पता चला तो भीख कान माँ मार ही डालेगी। किसने भीख मांगता हूं? मृदंग बजाकर पदावली गाकर लोगों को रिझाकर पेट पालता हूं। ठीक ही कहते हो, भीख कान छोड़ तुमको नहीं दूंगा। रसप्रिया तो सुनोगे ना? गाना शुरू करने के प्रयास में मृदंगिया का चेहरा विकृत हो रहा है। मोहना डर कर भाग गया और 1 बीघा दूर जाकर चिल्लाया, डायन ने बाण मारकर तुम्हारी उंगली टेढ़ी कर दी है, सब मालूम है हमको। कैसे कैसे मालूम है मोहना को? यह तो रमपतिया कहती थी कि डायन ने बाण मार दिया है। आंखों से आंसू झरने लगे। शोभा मिसिर के लड़के ने ठीक ही कहा था। क्या जी, तुम जी रहे हो कि थेथराई कर रहे हो जी? हाँ, थेथराई ही तो कर रहा था वो। हर बार ताल कट जाने पर भी मृदंग बजाना कहाँ छोड़ रहा था। धीरनगी धिनता नहीं छोड़ता था कमलपुर के बाबुओं के घर की तरफ आना। इतने बरस बाद फिर से तो आ ही गया इधर। किसका मुंह पुकारता है बार बार? अकी है झरवेरी के जंगल के पास सुरीली आवाज, इतने समारोह के साथ रसप्रिया की पदावली कौन गा रहा है? नव वृंदावन नव नव तरुगन। मृदंग की तरह कांपने लगा मृदंगिया का शरीर। उंगलियां पूरे पर थिरकने लगी। खेतों में काम करने वालों ने कहा, लगता है आ गया पगला मृदंगिया, कहीं भी शुरू हो जाता है। हम तो सोचे थे होगा, बहुत बरस बाद इधर आया है। झरवेरी की झाड़ी में छिप कर देखा, मोहना बेसुध होकर गा रहा है। मृदंग के बोल पर झूम झूम कर गा रहा था। आज पगला मृदंगिया की उंगलियां फिरकी की तरह नाचने को व्याकुल हो रही थी। धिगिना गितिन धिगिना गितिन धिगिना गितिन भावावेश में नाचने लगा। रह रहकर विकृत आवाज में पदों की कड़ी धरता था। फोए फोए फोए। मोहना गाना रोककर मुस्कुराया। टेढ़ी उंगली पर भी इतनी तेजी? कमाल कमाल, किससे सीखे? कौन है तुम्हारा गुरु, बताओ? मोहना फिर हंस दिया। सीखूंगा कहा, माँ तो रोज गाती है, बस उसी से सीख लिया। यह लो आम खाओ। बेशक मोहना आम चूसने लगा।
मृदंगिया के उत्साहवर्धन ने माँ का डर कम कर दिया था शायद। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप? बाप नहीं है, माँ है। बाबू लोगों के यहाँ कुटाई पिसाई करती है। और तुम काम करते हो? हाँ, कमलपुर के नंदू बाबू के यहाँ। हम लोग का घर सहरसा में था। तीसरे साल सारा गांव कोसी मैया के पेट में, बाप भी कोसी मैया के पेट में। यहाँ माँ का ममहर है। जमीन आसमान की कड़ियां जोड़ने लगा पचकौड़ी मृदंगिया। कांपती आवाज में पूछा, बाप का नाम? अजोधा दास। मोना ने आम चूस कर गुटली फेंक दी थी। अजोधा दास? बूढ़ा अजोधा दास, जिसके मुंह में ना बोल है ना आंख में लोर, गठरी मुठरी ढोने वाला अजोधा दास। बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। लंबी सांस लेकर मृदंगिया ने झोली से एक बटुआ निकाला। उसमें कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले। मोहना की आंखें चमक उठी। क्या है लोट? फिर फौरन भय की छाया नाच गई। लेकिन माँ मारेगी, हम नहीं लेंगे लोट। रख लो, फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू से बढ़िया दवा लिखा लेना। गर्म पानी पीते रहना। तुम्हारी माँ तो सब जानती है। हाँ, तो पीपल काली मिर्च अदरक को घी में पकाकर शहद के साथ चटाती, कहती है इससे गला अच्छा रहता है। मृदंगिया ने शायद तीसरी बार कहा, बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। चलो ना, यहीं बगल के खेत में घास काट रही है, आग्रह किया मोहना ने। मृदंगिया चलते चलते रुक गया, फिर बोला, नहीं मोहना, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी, मैं महा भिखारी, दस दुआरी, जाचक, फकीर। ये पैसे रख लो, ये भीख के पैसे नहीं है, मेरी कमाई है। गौर से देखा उसने मोहना की आंखों में। मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के नंदू बाबू की आंखों जैसी थी। चला जाता है और कहीं छुपकर लड़कों के साथ बीड़ी तो नहीं पी रहा? रमपतिया चिंतित थी। अकेली औरत के लिए कितना मुश्किल है बच्चों को पालना। तुम्हारी माँ पुकार रही है। तो तुम कैसे जान गए? विषन्न हंसी हंसकर बोला मृदंगिया, माँ बुला रही है, जाओ। अब मैं पदावली नहीं, रसप्रिया भी नहीं गाऊंगा, खाली निर्गुण। तभी मेरी उंगली सीधी हो पाएगी। शुद्ध रसप्रिया कौन गाता है? निर्गुण गाता हुआ मृदंगिया झरबेरी की झाड़ियों के पास चला गया था। दूसरी तरफ से घास का बोझ सिर पर लेकर माँ आ गई। लड़कों ने बता दिया था कि पंचकौड़ी मोहना से जाने क्या बात कर रहा है बहुत देर से। बीच बीच में गाना भी गा रहा है मोहना। क्या कर रहा है अकेले? मृदंग कौन बजा रहा है? पचकौड़ी मृदंगिया है? आया था क्या वह? रमपतिया के हाथ कांपने लगे। घास का बोझा जमीन पर पटका, धम से बैठ गई, गला सूखने लगा। क्यों क्यों आया था? मोना से क्यों मिला था? क्यों आया था वह? हाँ, मैंने उसके ताल पर रसप्रिया भी गाया था। शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल? बोल रहा है। रमपतिया ने मोहना को आह्लाद से छाती से सटा लिया। माँ का भी अजब है, कभी टोकरी भर शिकायत, बेईमान है, झूठा है, गुरुद्रोही है, और आज बस झूठा कहीं का। खबरदार, जो हेल मेल बढ़ाया 10 दुआरी जाचक से, अपना ही नुकसान होता है। मोहना ने माँ की छाती से सटे सटे कहा, जो भी हो, गुनी आदमी के साथ रसप्रिया। चुप! खबरदार जो रसप्रिया का नाम लिया। धतिंग धतिंग, दूर से मृदंग की आवाज और दूर होती जा रही है। और कुछ कहता था मृदंगिया? कहता था, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा झूठा, बेईमान, ऐसे लोगों की संगत कभी मत करना। और रसप्रिया तो कभी मत गाना इन लोगों के साथ। बज्जर गिरे रसप्रिया पर। मोहना टुकुर टुकुर माँ का मुंह देख रहा था। माँ के बाल सूखी घास की तरह दिख रहे थे, लेकिन आंखों में बहुत गीलापन था। तभी रोल उठा। चरवाहे लड़के भागते हुए आया। मोहना रे, मृदंगिया गिर पड़ा है सीमान पर। कैसे? रमपतिया बदहवास होकर दौड़ी। धौंकनी की तरह चल रही थी पचकौड़ी की सांसें। धरती पर बेसुध पड़ा था। चरवाहे लड़के पत्तों के दोने से पानी छिड़क रहे थे मुंह पर। कोई गमछे से हवा कर रहा था। धीरे से आंखें खोली मृदंगिया ने। आ गई रमपतिया, हमको मालूम था तुम आओगी। एक बार, बस एक बार रसप्रिया सुना दो, आखिरी बार। हाँफ रहा था वो। पांचू! कांप गई आवाज उसकी। सांस तेज चल रही थी। कप कपाती आवाज में रसप्रिया की कड़ी गाने लगी। नव अनुरागिनी राधा, किछु नहीं माने बाधा। कसम तोड़ दी थी रमपतिया ने। मोहना तो छोटा था, भला क्या समझता। मृदंगिया की सांसों का ताल कट गया था हमेशा के लिए। बहुत धन्यवाद। कहानी यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा पंकज था। मित्र जी।
कुछ बोलेंगे टेकचंद जी? बढ़िया तो पाठ बोलिए एक किया। मिनट। नहीं नहीं, पाठ बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा, भाव से उत्कृष्ट भरा हुआ। कहानी। अब बाकी जी, जी जी जी। उत्कृष्ट कहानी का एकदम शानदार पाठ, एकदम ऐसा बिल्कुल अर्थ की अनुगूंजें एकदम बीच बीच में छुपी हुई एकदम ले आने वाला, उसके रमपतिया के द्वंद को भी उभार पा रहा था, जहां गाली भी देनी है और अंदर रस भी है, तो वो रस आपके दिख रहा था, वो गालियों के अंदर का रस जो रेणु जी की खास पहचान है। और रेणु जी की भाषा में जो ध्वनियां है, इतनी सारी ध्वनियां, वो भी इसमें उभर रही थी। टेकचंद जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे तो कहें, तो फिर मैं कुछ कहना चाहते हैं टेकचंद जी आप? नहीं, मैं तो उसी दौर में पहुंच गया जिस दौर में हमने मैला आंचल पढ़ा है, तीसरी कसम पढ़ी। मैं भी यही सोच रही थी। बिल्कुल मैं सोच वही, सारा कुछ वही, तो कोई बदलाव नहीं था, वही भाषा है, वही माहौल है, तो मैं उसी तरीके से महसूस कर पा रहा था। क्या बढ़िया आपने पाठ किया है, आपको मैं भी शुक्रिया। यही सोच रही थी। मैं सोच जी रही जी थी कि जी एक बार इसको जी। कंक्लूड करने से पहले पंकज मित्र जी से भी पूछ लूं, आप टेकचंद जी की कहानी पे या ऐसे कुछ कहना चाहें तो। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई ऐसा वो निर्वाह मत कीजिए नहीं प्लीज, मुझे आपसे सीखने को मिला, इसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ आपका। नहीं, मैंने आप मत कहानी कहिए, सुनी आप थी। मत कहिए। हाँ, जी कहानी जी मैंने जी सुनी थी। जी 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 ये जी खास तौर पे जो हाशिए के जो स्वर हैं उसको बहुत ही मजबूती से रखते हैं चीजों को, और इनकी कहानियां पहले भी मैं पत्रिकाओं में काफी पढ़ चुका हूँ। तो जी जी खास तौर पे जो दबा कुचला जो समुदाय है उसको उसको स्वर देने का काम टेकचंद जी बहुत बखूबी करते हैं, और ये बात इस कहानी में भी बहुत नजर आ रही थी। इस कहानी को सुनते जी हुए भी जी वो चीजें महसूस हो रही थी कि किस तरह से हमारा समाज अभी तक उन चीजों को लेकर जी रहा है, और जी कैसे उसको आगे बढ़ने में मदद की जा सकती है। ये भी उसमें ये स्वर भी था उसमें। जी 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 बढ़िया कहानी थी, बधाई जी आपको जी। टेकचंद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हाँ, आपको भी, आपको भी, आपको भी। वो जो हमारी परंपरा में जो मुहावरे हैं, जिनके थ्रू ये जेंडर और कास्ट के जो कटघरे आपकी रसप्रिया बज्जर गिरे में भी आए, वो जिन मुहावरों में काम करते हैं, वो इनके काफी ज्यादा अच्छे से, खास तौर से जो महानगर के आसपास के जो गांव हैं, उनके मुहावरे हैं ना, जो बिहार के गांव या उससे थोड़े अलग है, वो इनकी कहानियों में बहुत अच्छे से दिखते हैं और आज भी दिखे। और आप इतनी उत्कृष्ट कहानी का इतना शानदार पाठ अभी तक, अनु मैं चाहती हूँ कि ज्यादा बीच में ना बोलें, तो वो साथी दर्शक लोग रहें। बस एक लाइन और जोड़ दूं कि 4 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे आज मदन कश्यप जी, वो अपनी कविताओं का, वो स्त्री सरोकार संबंधी कविताओं का पाठ करेंगे और बीच बीच में थोड़ा सा बतियाते चलेंगे दर्शकों से, हम लोग से। और 6 बजे वरिष्ठ कवि विजय कुमार जी जुड़ेंगे इसी तरीके से, एकल कविता पाठ और बीच में थोड़ी सी टिप्पणियों के लिए। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब भी अगर शामिल हो सके। जी मैं बिल्कुल। पंकज मित्र जी और टेकचंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने कम समय में उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, और सारे दर्शक श्रोता जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया।